नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र कुमार, सहायक प्राध्यापक, जगन्नाथ विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान। आज हम हिंदी पत्रकारिता के अंतर्गत भाषा, भाषा शैली और पत्र लेखन के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि भाषा क्या होती है, भाषा का हमारे जीवन में क्या महत्व है और भाषा क्या कार्य करती है। अगर हम बात करें भाषा की, तो भाषा एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को समझ सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम अपने मन में उठने वाले भावों, जो भी हमारी फीलिंग्स हैं, और अपने विचारों, जो भी हम सोचते हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, उन सब को हम किसी ना किसी भाषा के माध्यम से ही दूसरों तक पहुंचाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भाषा आपसी संवाद का एक बहुत बड़ा जरिया है। अगर भाषा ना हो तो शायद इन विचारों को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरे के विचारों को समझना लगभग असंभव है। इसलिए भाषा आपसी संवाद के लिए, आपसी मेलजोल के लिए, आपसी संपर्क स्थापित करने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। अगर हम बात करें भाषा के रूपों की, तो भाषा के निम्नलिखित 3 रूप कहे गए हैं: मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक रूप: भाषा के मौखिक रूप में हम केवल बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे नेताजी कोई भाषण दे रहे हैं तो वो भाषण के माध्यम से बोलकर अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। कोई समाचार वक्ता है, समाचार को वो समाचार सुना रहा है, तो समाचार वो बोलकर हम तक पहुंचाता है। इसलिए यह मौखिक भाषा का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अब हम बात करते हैं लिखित भाषा की। जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं, और लिखित भाषा का आधार लिपि है। जैसे पुस्तकें लिखना, समाचार पत्रों के अंदर, अखबारों के अंदर कुछ लिखना, तो ये लिखित भाषा के बहुत उत्तम उदाहरण है। अब तीसरा जो भाषा का रूप कहा जाता है वो है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा से मतलब जब हम संकेतों के माध्यम से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। इस प्रकार ये भाषा के तीनों रूप हमारी बातों को, हमारे मन के भावों को, विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का एक जरिया बनते हैं। अब बात करते हैं लिपि की। आखिर लिपि क्या होती है? देखिए, जहां भाषा की बात होगी तो उसके लिपि की भी बात होगी। किसी भाषा को लिखने का ढंग ही लिपि है, और हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। एक लिपि में एक से अधिक भाषाएं भी लिखी जा सकती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हिंदी की लिपि अगर देवनागरी है तो वो किसी और की नहीं हो सकती। इसका मतलब हिंदी की अगर लिपि देवनागरी है तो संस्कृत, मराठी, इन सभी भाषाओं की लिपि भी देवनागरी लिपि ही है। अब बात करते हैं व्याकरण की, जिसे इंग्लिश में ग्रामर कहा जाता है। किसी भाषा के उचित और शुद्ध प्रयोग को सिखाने वाले नियमों के समूह को ही व्याकरण कहा जाता है। हर भाषा का अपना एक व्याकरण होता है। व्याकरण भाषा को बिगड़ने से बचाता है। इस प्रकार अगर हम चाहते हैं कि हमारी भाषा के अंदर वो सौंदर्य हो, भाषा के अंदर वो सभी नियम हो, तो उसके लिए व्याकरण का पालन करना, व्याकरण के नियमों के अनुसार चलना अनिवार्य है, आवश्यक है। अन्यथा हमारी भाषा टूट
फूट जाएगी, बिखर जाएगी, बिगड़ जाएगी। व्याकरण भाषा को बिगड़ने से ही तो बचाता है। अब बात करते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई का। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं वर्ण की। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णों को मिलाकर ही शब्द बनते हैं। इन शब्दों को ही वाक्यों में पिरोकर हम अपने भाव या विचार व्यक्त करते हैं। वर्ण का शाब्दिक अर्थ है रंग। हम अपनी बात को लिखने के लिए किसी न किसी रंग की स्याही का जरूर प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार बात का कोई ना कोई वर्ण या रंग जरूर होता है, इसलिए लिखित अक्षर या वर्ण इसका नाम पड़ा। अब बात करते हैं अक्षर शब्दों की। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि वर्ण और अक्षर में ये आखिर है क्या। अक्षर शब्द का शाब्दिक अर्थ है जो नष्ट ना हो, अक्षर जिसका क्षय ना हो। इसी कारण ब्रह्मा या ईश्वर को भी अक्षर की संज्ञा दी गई है। भाषा के अर्थ में से यूं समझे, जब हम किसी बात को लिख देते हैं तब वह भी अमिट हो जाती है। प्राचीन शिलालेख, पुस्तकें, हमारे धार्मिक ग्रंथ जो ताम्रपत्र और भोजपत्रों पर लिखे जाते थे, आदि अक्षरों में लिखे होने के कारण ही नष्ट नहीं हुए। इनके माध्यम से हमें इतिहास का, हमारे गौरवपूर्ण इतिहास का पता चलता है, ज्ञान होता है। इस प्रकार जो वर्णों में लिख दिया गया वह अमिट या अक्षर हो गया। इस कारण वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। अभी जितनी भी हमने बात कही है, अगर उसके आधार पर हम अगर भाषा की विशेषताओं के बारे में अगर चर्चा करें तो उससे हम ये समझ सकते हैं कि भाषा की सबसे बड़ी जो विशेषता है, जो खासियत है, जो क्वालिटी है, वो है भाषा विचारों को अभिव्यक्त करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है, सशक्त माध्यम है। मैं अगर अपने मन के अंदर उठ रहे विचारों को, अपने मन में उठ रहे भावों को दूसरों तक पहुंचाना चाहता हूं तो उसके लिए भाषा एक सेतु का काम करती है। मेरे मन के भाव किसी को मैंने पहुंचाने हैं तो मैं किसी न किसी भाषा के जरिए ही उन भावों को दूसरों तक पहुंचा सकता हूं, भेज सकता हूं। और जाहिर सी बात है, जो भी प्रतिक्रिया मेरे भावों को, विचार को ग्रहण करने वाले पर हुई, वो भी किसी न किसी भाषा के माध्यम से ही अपनी प्रतिपुष्टि मुझ तक पहुंचाता है। इस प्रकार भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। भाषा हमें जोड़ने का काम करती है। जी हाँ, हम एक समाज में रहते हैं। समाज में हम देखते हैं कि भाषा एक ऐसा माध्यम बनती है जो हमें आपस में एक दूसरे को जोड़ने का काम करती है। भाषा अगर ना हो तो सोचिए किस तरीके का समाज होगा, किस तरीके का माहौल होगा। भाषा के माध्यम से ही यह संभव हो पाता है। समाज में लोगों को आपस में जोड़ के रखने का, एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे को जानने का भाषा एक सशक्त उदाहरण है। भाषा समाज को जागरूक करने का भी काम करती है। अगर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अगर ये अपने भाषण में बोलते हैं कि आने वाले 5 सालों में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी, तो भाषा ही उनके भावों को हम तक पहुंचाने का काम कर रही है। वो किसी न किसी भाषा के माध्यम से ही अपने मन के भावों को, और जिसके लिए वो संकल्पबद्ध हैं, निरंतर कार्यरत हैं, वो भावों को हम तक पहुंचाते हैं। इसलिए भाषा से ही ये काम संभव हो पाता है। जाहिर सी बात है, ये सभी बातें हमारे समाज को जागरूक करती हैं, आपस में जोड़ती हैं।
जो हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस, संचार प्रक्रिया है, सोचिए कैसा होगा अगर भाषा ना हो। क्या वो कभी कंप्लीट, संपूर्ण हो पाएगा? असंभव है। भाषा के माध्यम से ही संचार प्रक्रिया संभव बनती है। भाषा है तो जो संदेश भेजने वाला है, संदेश प्राप्त करने वाला है, आपस में भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसलिए भाषा संचार प्रक्रिया को पूर्ण करती है, संभव बनाती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाषा की इन्हीं कुछ विशेषताओं पर। भाषा के बिना हमारा विकास असंभव है। हमारा समाज का, हमारा विकास होना लगभग असंभव है, क्योंकि भाषा समाज के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। प्रतिपुष्टि, फीडबैक, प्रतिक्रिया। मैंने किसी को कुछ कहा और उससे उसके मन में क्या भाव उठे और उसने अपने मन के भावों को व्यक्त किया, तो ये होती है फीडबैक, प्रतिपुष्टि। तो जाहिर सी बात है वो भी किसी न किसी भाषा के माध्यम से ही हम तक पहुंचती है। संवाद भाषा के द्वारा ही संभव होता है। जी हां, अगर हम संवाद करना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ कहानी सुनाना चाहते हैं, तो भाई भाषा जरूरी है उसके लिए। भाषा हमें हमारी संस्कृति की, हमारे कल्चर की पहचान कराती है। देवताओं की भाषा संस्कृत। जी हां, जब भी हम कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, कोई पूजा पाठ का कार्यक्रम करते हैं, कर्म कांड आदि करते हैं, तो हम संस्कृत भाषा के माध्यम से ही अपनी बात देवताओं तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार हमें पता चलता है कि हमारी संस्कृति क्या है, कितनी महान है। तो ये सारी की सारी चीजें भाषा के माध्यम से ही संपूर्ण हो पाती हैं, और ये सब मिलकर भाषा को एक ऐसा, तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि ये भाषा की विशेषताएं हमें आपस में जोड़ने का काम करती हैं, एक दूसरे को समझने का काम करती हैं, हमसे हम ही को मिलाती है और दूसरों से भी हमारी पहचान कराती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाषा के भेदों के बारे में। मूलतः भाषा के 4 भेद कहे गए हैं। इन 4 भेदों के नाम हैं मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मानक भाषा। आइए इन चारों को क्रमानुसार समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने नाम लिया मातृभाषा का। मातृभाषा के अंदर मां शब्द जुड़ा है। इस प्रकार वह भाषा जिसे हम, या यूं कहें, वह भाषा जिसे बच्चा सबसे पहले बोलना सीखता है, और यूं कहें कि मां से ही सबसे पहले बच्चा बोलना सीखता है, जो कि सबसे ज्यादा करीब अपनी मां के ही होता है। भूख लगती है तो मां पहचान जाती है, उसको कुछ तकलीफ है बच्चे को तो मां एकदम जान जाती है। इस प्रकार बच्चे का मां से और मां का बच्चे से एक अटूट और गहरा संबंध होता है। इस प्रकार वह भाषा जिसे हम सबसे पहले बोलना सीखते हैं, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। यदि मेरे घर के अंदर मेरी मां, मेरा परिवार हिंदी भाषा बोलता है, तो मेरी मातृभाषा हिंदी होगी। लेकिन बिल्कुल इसके विपरीत कोई गुजराती परिवार है और उसके परिवार के अंदर गुजराती भाषा बोली जाती है, और उसकी मां भी गुजरात से ही है, और उनके परिवार के अंदर भी गुजराती बोली जाती थी, और शादी के बाद जिस परिवार में आई वहां पर भी गुजराती बोली जाती है, तो बच्चा गुजराती भाषा सबसे पहले बोलना सीखेगा। इसलिए गुजराती उनकी मातृभाषा हो गई। इस प्रकार हमारी मातृभाषा बदलती रहती है, और हम उत्तर भारतीयों की
ज्यादातर उत्तर भारतीयों की जो मातृभाषा है वो हिंदी ही है। अब बात करते हैं राजभाषा की। राजभाषा से मेरा अभिप्राय ऐसी भाषा से है जो सरकारी, देश के सरकारी कामकाज में इस्तेमाल की जाती है। जो देश के सरकारी कामकाज में भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। हिंदी भारत की राजभाषा और अंग्रेजी सह राजभाषा है। राष्ट्रभाषा, भाषा का तीसरा महत्वपूर्ण भेद है राष्ट्रभाषा। किसी देश में अधिकांश लोगों द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। किसी भी देश में अनेक धर्म, भाषाएं, संस्कृति को मानने वाले लोग हो सकते हैं। सबको आपस में जोड़ने का काम राष्ट्रभाषा ही करती है। अब हमारे देश के अंदर, क्योंकि सबसे अनोखा देश है और विश्व में कोई ऐसा देश भारत जैसा है ही नहीं, हो भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ अनेक भाषाएं और न जाने सैकड़ों बोलियां बोली जाती हैं। इस प्रकार भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ हिंदी भाषा बोलने वाले सबसे ज्यादा लोग हैं, समझने वाले सबसे ज्यादा लोग हैं, लेकिन भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। अब बात करते हैं मानक भाषा की। मानक भाषा, इसे हम कई नामों से जानते हैं। इसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज भी कहते हैं। मानक का अर्थ होता है एक निश्चित पैमाना, यानी कि ऐसी भाषा जो एक निश्चित पैमाने के अनुसार लिखी जाती है और व्याकरण ही उसका एक निश्चित पैमाना है। तो मानक भाषा व्याकरण के अनुसार लिखी जाती है, बोली जाती है, और यही मानक भाषा का पैमाना है। तो इस प्रकार मानक भाषा वह है जो व्याकरण के अनुसार लिखी जाती है। प्रशासनिक कार्यों के अंदर, लेखन कार्य के अंदर एक आदर्श भाषा के रूप के अंदर हम मानक भाषा को ही रखते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने बात की भाषा, भाषा के रूप, भाषा की शैली, भाषा के रूप, भाषा के भेद, भाषा की विशेषताओं की, और अब बात करते हैं भाषा शैली की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर हमारे घर के अंदर कुछ उत्सव है, किसी का जन्मदिन है, तो खाने पीने की वस्तुएं बनती हैं और हम चाहते हैं कि वो सभी व्यंजन स्वादिष्ट हों, जिसको खाने में आनंद आए। तो उसके लिए अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों को खाने, उसमें स्वाद लाने के लिए उसमें बहुत सारे मसालों का प्रयोग किया जाता है। भाषा शैली भी ही यही काम करती है, हमारी भाषा के अंदर स्वाद पैदा करती है, मिठास पैदा करती है, एक ऐसी दिव्यता भाषा के अंदर लेके आती है कि जिससे आनंद आए। शैली मनुष्य की पहचान कही गई है और वह विभिन्न प्रकार के शैली का प्रयोग भाषा के माध्यम से करता है। मनुष्य की हमेशा से ये इच्छा रही है कि हर कोई उसकी भाषा को बड़े प्रभावी रूप से समझे। इस प्रकार भाषा में इसका प्रयोग मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है। भाषा के ये विविध प्रयोग परिस्थितियों और विषय वस्तु पर निर्भर करते हैं। एक ही व्यक्ति विभिन्न प्रसंगों में तथा एक ही प्रसंग में अनेक संदर्भों में कुछ अलग तरीके की भाषा का प्रयोग करता है। समाज भाषा विज्ञान इन्हीं भाषा रूपों को शैली की संज्ञा प्रदान करता है। कोई भी व्यक्ति हमेशा एक ही शैली का प्रयोग नहीं करता। शैली का परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है कि भाषा का प्रयोग करते समय हम उस पर कितना ध्यान दे रहे हैं।
उपयुक्त शैली के चयन के प्रति हम कितने सजग और सचेत हैं। साक्षात्कार देते समय हमारी शैली, मित्रों को चुटकुले सुनाते समय हमारी शैली, घर परिवार में बात करते समय हमारी शैली में क्या भेद नहीं होता। इसी प्रकार यदि हम हास्य व्यंग से भरा एक लेख लिखें और बेरोजगारी पर एक गंभीर लेख लिखें, अपनी मां को पत्र लिखें और नौकरी के लिए आवेदन पत्र लिखें, तो क्या एक ही प्रकार की शैली से हमारा काम चल जाएगा? इस प्रकार समाज में भाषा के प्रयोग के साथ शैली चयन एक अनिवार्यता के रूप में हमारे सामने आता है। यह संकेत तो पहले भी दिया गया है कि भाषा का प्रयोक्ता और भाषा व्यवहार में भिन्न शैलियों का चयन कर सकता है, परंतु शैलियों का चयन अधिकांश संदर्भों में निर्धारित है। जैसे सभा सम्मेलनों में अति औपचारिक शैली का प्रयोग करना अनिवार्य है। मौसम, राजनीति, खेलकूद आदि पर बातचीत अनौपचारिक शैली की ही मांग करती है। आत्मीय संबंध होने पर हर भाषा में ऐसी स्थितियां हमें दिखाई देती हैं। इसका कारण भाषाओं की विभिन्न संरचना और समाज है। परंतु किसी भी भाषा के संदर्भ में कुछ बातें शैली की धारणा को समान स्तर पर व्यक्त करती है। जैसे कभी कभी हम किसी की बातचीत थोड़ी देर तक सुनकर ही उसके बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। जैसे कि किस प्रकार शहर या क्षेत्र के रहने वाला, उसका शैक्षिक स्तर क्या है, उसकी किसी प्रसंग में कितनी जानकारी है, उसका व्यवसाय क्या है, वह जो दिख रहा है वास्तव में वह वैसा है या नहीं, आदि आदि। इस प्रकार की जानकारी हमें हर भाषा में प्रयोक्ता द्वारा मिल जाती है। अंग्रेजी, फ्रेंच आदि कई भाषाओं के संदर्भ में इस प्रकार के अध्ययन भी हुए हैं। हम प्रयोक्ता से संबंधित उपरोक्त जानकारियां इसलिए प्राप्त कर पाते हैं कि उसके द्वारा प्रयुक्त शैली में भाषा संबंधी कुछ तत्व मौजूद होते हैं, कुछ का उसमें अभाव रहता है। भाषा के संदर्भ में प्रयुक्ति को भी शैली का ही एक रूप माना गया है। जिस प्रकार एक भाषा की कई बोलियां होती हैं, उसी प्रकार एक प्रयोजन मूलक भाषा की कई प्रयुक्तियां होती हैं। एक ही भाषा को बोलियों, ध्वनि, शब्द भंडार, रूप रचना, वाक्य रचना में कहीं समान और कहीं भिन्न होती हैं। इसी तरह भिन्न प्रयुक्तियां भी इन सभी भाषिक स्तरों पर कहीं समान कहीं भिन्न होती हैं। विशेष व्यवसायों, विशेष क्षेत्रों, सामाजिक वर्गों से जुड़कर प्रयुक्तियां भिन्न शैलियों का या भाषा रूप में अपनी पहचान बनाती है। प्रशासन, विधि, पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रयुक्त भाषा इसलिए एक दूसरे से भिन्न होती है और इसलिए इन क्षेत्रों में प्रयुक्त भाषा उन भाषा की भिन्न प्रयुक्ति या शैली है। भाषा में शैली भेद अनिवार्य है। समाज में भाषा का प्रयोग शैली से अलग रहकर किया ही नहीं जा सकता। भाषा के सामाजिक प्रयोग में शैली भाषा का प्रकार है, अर्थात हम जितने भी वाक्यों का प्रयोग करते हैं उन्हें भाषा वैज्ञानिक दृष्टि के साथ शैली वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जा सकता है। भाषा, भाषाई संरचना या शैली भाषाई संरचना के बीच का भेद प्रसंग होता है। सामान्य वाक्य बिना प्रसंग या संदर्भ के
मात्र एक भाषाई संरचना है। यही भाषाई संरचना संदर्भ के साथ जुड़कर शैली है। उदाहरण के लिए मात्र भाषाई संरचना के धरातल पर आप कैसे हैं? वाक्य एक प्रश्नवाचक वाक्य है, परंतु शैली की दृष्टि से प्रसंग या संदर्भ से जुड़कर यह एक अभिवादन है, जिसे हम सामाजिक शैली का एक उदाहरण कह सकते हैं। शैलियों के कुछ प्रकारों पर चर्चा करते हैं। भाषा में शैली का होना अनिवार्य है। यह बात पहले की चर्चाओं से स्पष्ट हो चुकी है। किसी भी भाषा में शैली भेद के मूल 4 आधार होते हैं: इतिहास, भूगोल, समाज और व्यक्ति। इन आधारों पर शैली के विविध प्रकार निर्मित और विकसित होते हैं। इनकी विस्तृत चर्चा हिंदी की शैलियों के साथ की जाएगी। यह तो हम सभी जानते हैं कि भाषा स्थिर नहीं होती, यह कालक्रम में बदलती रहती है। हिंदी साहित्य को यहाँ हम उदाहरण स्वरूप लें तो भाषा में इस परिवर्तन की बात प्रमाणित हो जाएगी। छायावादी और प्रगतिवादी युगों की भाषा को देखें तो हम यह जानते हैं कि इन दोनों का भूगोल और समाज समान है, परंतु समय का अंतर इन दोनों युगों की शैली को भिन्न बना देता है। छायावादी शैली में सांस्कृतिक तत्व, अलंकार, विशेषण आदि देखने को मिलते हैं, जबकि प्रगतिवादी भाषा लोक जीवन के तत्वों और भाषा के दैनिक प्रयोगों के प्रकारों का उपयोग करती है। इसलिए एक ही भाषा को छायावादी भाषा, प्रगति भाषा, प्रयोगवादी भाषा जैसे भेदों में बांधा जा सकता है, बांधा गया है। साहित्यिक स्तर पर यदि कालवाची शैली भेद को देखा जाए तो हिंदी में हमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग से लेकर आज तक शैली प्रयोग के भिन्न रूप दिखाई देते हैं। शैली भेद के भौगोलिक आधार पर निर्मित शैली को क्षेत्रीय शैली की संज्ञा दी गई है। क्षेत्रीय शैली भेद वक्ता की स्थायी विशेषता होती है। इसमें चयन उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। क्षेत्रीय शैली भेद के कारण ही हम हिंदी प्रयोक्ता को पहचान लेते हैं कि वह बिहार का रहने वाला है या दिल्ली का रहने वाला या लखनऊ या काशी का। हिंदी को इसी आधार पर पूर्वी हिंदी शैली या पश्चिमी हिंदी शैली जैसे 2 मूल भागों में बांटा गया है। पूर्वी हिंदी शैली में पैसा के स्थान पर पैसा, तोल के स्थान पर तौल का प्रयोग भौगोलिक आधार को स्थापित करता है। क्षेत्रीय शैली का संबंध वक्ता के उस भाषा परिवेश से होता है जिस क्षेत्र में वह रहता है। सर, माथा, केश, बाल, बेनुआ, तुरई, लौकी, घिया, अरहर, तुअर, गोश्त, शिकार जैसी शैली भेदों का प्रयोग भिन्न क्षेत्रों में भिन्न शैली को जन्म देता है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में नेम विहीन वाक्यों का प्रयोग सभी प्रयोक्ता बड़ी सहजता से करते हैं, जैसे हम खा लिए, वह बोले, तुम कह दिए आदि। इस प्रकार हिंदी में मानक वाक्यों के बीच बोलियों में प्रचलित क्रियाओं का प्रयोग भी हिंदी की क्षेत्रीय शैली की पहचान में सहायक है। जैसे प्रतीक्षा करना के स्थान पर अगोरना, खोजना के स्थान पर जोहना, पीला पड़ना के स्थान पर प्याराना आदि। अतः यह कहा जा सकता है कि क्षेत्रीय शैली का तात्पर्य भौगोलिक भाषा प्रयोग। क्षेत्रीय में हिंदी में क्षेत्रीय शैलियां क्षेत्र विशेष की बोलियों या उनसे संबंधों से प्रभावित होकर निर्मित होती है।
शैली भेद के सामाजिक आधार पर निर्मित शैली को सामाजिक शैली कहा गया है। इस शैली भेद में वक्ता श्रोता का संबंध, प्रसंग और संदर्भ शैली भेद का कारण बनता है। इन कारणों से एक ही व्यक्ति भाषा के विविध रूपों का प्रयोग करने लगता है, जिसमें वह श्रोता से अपने संबंध, प्रसंग और संदर्भ के अनुरूप भाषा का चुनाव करता है। यह चुनाव वह मनमाने ढंग से नहीं, सामाजिक स्वीकृति को दृष्टि में रख कर सकता है। नीचे दिए गए कुछ हिंदी वाक्यों को अगर हम देखें, इनमें अर्थ के स्तर पर समानता है, परंतु इनके चयन में श्रोता को ध्यान में रखना पड़ेगा। खामोश, कृपा करके चुप रहो, कृपया शांत रहिए, शोर मत मचाइए, बकवास बंद कर। सामाजिक शैली में समाज का स्तर भेद भी महत्वपूर्ण है। शिक्षित, अशिक्षित, उच्च, मध्य, निम्न वर्ग, पद, कार्य, आर्थिक स्थिति में भेद, यह व्यक्ति की भाषा में भी भेद ले आता है। यही सामाजिक शैली को जन्म देते हैं। वह मर गया, उसका निधन हो गया, उसका स्वर्गवास हो गया, वे दिवंगत हो गए, वे खुदा को प्यारे हो गए जैसे प्रयोग वक्ता के सामाजिक स्तर पर स्पष्ट भान हमें कराते हैं। शैली भेद में व्यक्ति के आधार पर निर्मित शैली भेद को व्यक्तिगत शैली कहा जाता है। यह तो हम देखते ही हैं कि कोई भी दो व्यक्ति एक ही तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करते। यह ध्यान रखने की बात है कि व्यक्तिगत शैली में चुनाव नियमित और व्यवस्थित होता है। इस संदर्भ में भी हिंदी साहित्य का उदाहरण लिया जाए। हिंदी काव्य धारा में प्रसाद, पंत, महादेवी तीनों छायावाद के कवि हैं। फिर भी इन तीनों की शैली अपनी है, एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न। भाषा तो वही है, लेकिन हर कवि खास तरह के शब्दों का प्रयोग करता है। व्यक्तिगत शैली में लेखक की व्यक्तिगत रुचि चुनाव का प्रमुख कारण बनती है। यह शैली भेद भौगोलिक, सामाजिक और कालवाचक आधार पर नहीं होता। भाषा एक ही बात को कहने के कई विकल्प रचनाकार को प्रदान करती है। इन शैलियों में कुछ की चर्चा आगे हम विस्तार से करेंगे। अब बात करते हैं प्रमुख शैली भेदों की।